नमस्कार साथियों, हाजिर है एक बार फिर से एक नई जबरदस्त कहानी लेकर के। साथियों, कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर नई दुल्हन की तरह मेरे भी बहुत बड़े बड़े सपने थे कि शादी होगी तो एक नई जिंदगी शुरू होगी जिसमें खूब आज़ादी होगी, नए नए सपने सजाऊंगी, अपने पति के साथ खूब घूमूंगी फिरूंगी, खूब मजे की जिंदगी जीऊंगी और हम बहुत अच्छा समय गुजारेंगे। लेकिन हकीकत शायद इससे उल्टी होती है। मैंने पूरे 12 साल अपने ससुर जी की सेवा की, लेकिन आखिर में एक दिन मैं उनसे इतनी तंग आ गई थी कि मैंने उनसे छुटकारा पाने की सोच लिया, क्योंकि ससुर की वजह से मैं भी घर में कैद होकर रह गई थी। मैं अपने ससुर से बहुत ज्यादा तंग थी। मेरी सास तो मर गई थी और तीनों नंदों की शादी कर दी गई थी और मेरी जो देवरानियां थी वे भी अलग हो गई थी। अब ऐसे में मेरे पति ने कहा कि मैं अपने पिता की सेवा करूंगा। मैंने उस वक्त तो लाड़ प्यार और बड़प्पन में हाँ कह दी, मगर अब मेरी जान आफत में आ गई थी। ससुर के खाने पीने की वजह से मैं कहीं पर भी आ जा नहीं सकती थी। एक दिन मैं बहुत ज्यादा तंग हुई तो मैंने सोचा कि ससुर के खाने में जहर मिला देती हूँ ताकि मेरी जान छूट जाए। मैंने दोपहर में ससुर के लिए दलिया बनाया और उसमें जहर मिला दिया और खाना उनके कमरे में रख दिया। मैंने सोचा कि यह बूढ़ा अब हमारे किस काम आएगा। अभी इस बात को 1 घंटा ही हुआ था कि मेरे पति का फोन आया और उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं ससुर के कमरे की तरफ भागी, क्योंकि मेरे ससुर की मेरा नाम मंदाकिनी है और मेरी शादी मदन से हुई। मदन सब बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। मेरे ससुर जी जमींदार थे, मगर जमीन बंजर होने की वजह से हम सब तंगी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। मदन के 3 भाई और 3 बहनें थी। मदन ने पढ़ाई पूरी कर ली तो एक जगह नौकरी करने लगे। मदन चाहता था कि पहले अपनी बहनों की शादी करेगा, मगर उसकी माँ की तबीयत हर दिन खराब रहती थी, जिसकी वजह से उसे जल्दी शादी करनी पड़ी। मैं अपनी आंखों में सपने सजाए उसके घर आ गई, मगर यह देखकर मेरे सारे सपने टूट गए जब मैंने देखा कि मदन को तो कमाने से ही फुर्सत नहीं मिलती और उसकी बीमार माँ ने सारे घर की जिम्मेदारी अब मुझ पर ही डाल दी। मुझे सुबह सवेरे 10-11 आदमियों का नाश्ता बनाना पड़ता था। किसी को काम पर जाना था तो कोई स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ा था, किसी को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। ऐसे में मुझे बस सर झुकाकर पराठे पकाने थे। मैं किचन से निकल कर आती तो 10 बज जाते थे। मुझे नहीं पता था कि मदन ने आज कौन सा सूट पहना था, कौन से कपड़े पहने थे, उसे उसकी जरूरत की चीजें मिल गई थी या नहीं, यह सब मैं नहीं जान पाती थी। मेरा दिल करता था कि मैं उसे दरवाजे तक विदा करने जाऊं, मगर यह सब मुमकिन नहीं था। नाश्ता खत्म होता तो बर्तनों का ढेर मेरा इंतजार कर रहा होता था। मदन की बहनें भी पढ़ रही थी, इसलिए वह सुबह सवेरे कॉलेज चली जाती थी और पीछे रह जाने वाले सारे काम मुझ बेचारी को करने पड़ते थे। दोपहर के वक्त मैं काम खत्म करके अपने कमरे में आती तो कमर दर्द करने लग जाती थी। मैं अपने हाथों को देखती तो रोने लग जाती। बर्तन मांज मांज कर मेरे हाथों की मेहंदी फीकी पड़ गई थी। रोज मुझे सजना संवरना तो दूर, कंघी तक करने का भी वक्त नहीं मिलता था। लेकिन मेरी परवाह किसे थी, क्योंकि मदन को भी मुझे देखने की फुर्सत कहाँ मिलती थी। 5 बजे तक ऑफिस में काम करता था, वहां से घर आता तो अपनी माँ की सेवा में लग जाता था। वह कई घंटों तक अपनी माँ से बातें करता रहता था और मैं किचन में खाना पकाने में कुड़ती रहती। इसे तो मेरा ख्याल ही नहीं था। उसकी बहन मेरे साथ आधे अधूरे काम कराती और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी। ऐसे में मेरी जान आफत में आ जाती। मैं बस 5 मिनट के लिए अपने कमरे में जाती थी, जो कि मदन के चाय पीने का टाइम होता था। मैं अपनी चाय भी साथ ही लेकर जाती, मगर उसके साथ चाय पीनी नसीब नहीं होती थी। या तो कोई उसे बुला लेता था या फिर किसी को मुझसे काम पड़ जाता था। अगर काम ना होता तो घर का कोई न कोई सदस्य हमारे कमरे में आ ही जाता था।
और मैं गुस्से के मारे बाहर निकल जाती थी। ये भी क्या जिंदगी थी, अपनी कोई खुशी नहीं, बस दूसरों के लिए जिए जाओ। रात का खाना बनाना मेरी नंदों की जिम्मेदारी थी, मगर बड़ी बहू होने के नाते मुझे उनके पास ही रहना पड़ता था। सब कहते हैं कि भाभी बहुत अच्छा खाना पकाती है। अपनी तारीफ सुनकर तो मैं जल ही जाती थी, क्योंकि ये जिम्मेदारियां मुझे अब बोझ लगने लगी थी। शादी से पहले वाली बेफिक्री की जिंदगी के लिए तरसने लगी थी मैं, मगर अब इस जंजाल में फंस चुकी थी। मैं रात के 10 बजे किचन बंद करके कमरे में आती और मदन मेरे इंतजार में जाग रहे होते थे, मगर 15 मिनट बाद ही हम दोनों में से किसी न किसी को नींद आ जाती थी और फिर दूसरे को भी सोना पड़ता था। शादी से पहले मैंने सोचा था कि खूब मजे करूंगी, नए नए कपड़े पहनूंगी, अपने पति के साथ बाहर घूमने के लिए जाऊंगी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि मैंने सोचा था, बल्कि सब उसके उल्टा हो गया। फिर इस बीच मदन के भाई की भी नौकरी लग गई और मदन ने सोचा कि उसकी शादी कर देते हैं। ये सुनकर मेरी सास भी यह ठीक समझने लगी। उन्होंने लड़की भी ढूंढ ली। मेरे देवर और ननंद की सगाई थी, इसलिए सबने सोचा कि दोनों के साथ ही अभी शादी कर देते हैं ताकि खर्चा बच जाए। ऐसे में मेरे लिए तो अच्छा ही होने वाला था, क्योंकि नई आने वाली बहू से मेरी जिम्मेदारियां भी कम होने वाली थी। मगर मदन की जिम्मेदारियां बढ़ गई। उसे 2-2 शादियों का खर्चा उठाना था। ऐसे में वह बेचारे और भी ज्यादा बिजी रहने लगे और मेरे लिए भी वक्त नहीं मिलता था। मैंने भी ये सोचकर सब्र कर लिया कि कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह शादी आराम से गुजर गई। मेरी देवरानी ने आकर मेरी जिम्मेदारी बांट ली, मगर उसी वक्त नन्हे मेहमान की खबर सुनकर मैं घबरा गई। मैं तो ये सोच ही रही थी कि अब मेरी इतनी जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, क्योंकि मेरा मायका दूसरे शहर में था। इसलिए जब से मेरी शादी हुई थी मैं सिर्फ 1-2 बार ही गई थी, और वो भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि अब की बार बहुत दिनों के लिए अपने मायके जाऊंगी। मगर बीच में यह बच्चा आ गया था। तबीयत खराब हुई तो मैं अपनी सास के साथ डॉक्टर के पास गई और उसने मुझे खुशखबरी सुना दी। यह सुनकर सारे घर वाले खुश हो गए, क्योंकि घर में कोई छोटा बच्चा नहीं था। मैंने रात को मदन को यह खुशखबरी सुनाई तो वह भी बहुत खुश हुए और हम अपने बच्चे का नाम सोचने लगे। इसी वक्त मैंने मदन से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मदन उस वक्त अच्छे मूड में थे। उसने कहा कि मायके जाना इस बच्चे के लिए अभी अच्छा नहीं है, तुम्हें इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, इसलिए अभी ठहर जाओ। जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब तुम पूरे 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाना। यह सुनकर मैं संतुष्ट हो गई कि मदन ने यह भी ठीक कहा था कि इतनी लंबी यात्रा बच्चे के लिए ठीक नहीं होगी। इसलिए मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। दिन गुजरते गए और मैं इसी उम्मीद में जीने लगी कि जल्द ही मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जाऊंगी। मगर इस बार भी मेरी किस्मत में जाना नहीं लिखा था, क्योंकि जैसे ही मेरे बेटे ने इस दुनिया में आंखें खोली तो मेरी सास ने अपनी आंखें बंद कर ली। 6 महीने तक तो मेरा घर से निकलना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू थी। सास की अचानक मृत्यु के बाद मदन को अपनी बहनों की फिक्र पड़ गई और वह उनकी शादी के लिए हाथ पांव मारने लगे। मदन के 2 और भाई भी काम पर लग चुके थे, इसलिए अब पैसों की इतनी ज्यादा किल्लत नहीं थी। इसलिए जैसे ही अच्छे रिश्ते आए, मदन ने कहा कि दोनों बहनों की एक साथ शादी कर देते हैं। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई और मेरी तीनों नंदे अपने अपने घर की हो गई। शादी के 1 हफ्ते बाद ही मदन मुझे मेरे मायके छोड़ आए और हंसकर कहने लगे कि जितना दिल चाहे यहाँ रह लो। लेकिन मैं 15 दिन से ज्यादा नहीं रह सकी, क्योंकि मेरे ससुराल से खबर आई कि मेरे ससुर का एक्सीडेंट हो गया। मैं वापस आई तो वह अस्पताल से वापस आ चुके थे, मगर हादसे की वजह से उनकी एक टांग पूरी तरह से कट चुकी थी। उस हादसे के बाद मेरे ससुर पूरी तरह से बिस्तर पर आ गए और इस तरह से मेरी आज़ादी और भी खत्म हो गई, क्योंकि मेरी देवरानी हर काम काज तो कर लेती थी, मगर ससुर के करीब भी नहीं भटकती थी। मदन भी अपने पिता का बहुत ख्याल रखते थे, मगर उन्हें बहुत से काम होते थे,
इसलिए ससुर जी मेरी ही जिम्मेदारी बन गए। बाकी घर वाले किसी ना किसी शादी खुशी में शामिल हो जाते थे, लेकिन मैं ससुर जी की वजह से कहीं भी नहीं जा पाती थी। यहाँ तक कि अपने मायके भी सालों सालों बाद जा पाती थी। अच्छा या बुरा, मगर वक्त गुजरता गया और मदन के बाकी भाइयों की भी शादी हो गई। अब मदन की जिम्मेदारी भी कुछ कम हो गई थी। मुझे भी घर के काम नहीं करने पड़ते थे। बाथरूम ले जाने के लिए तो ससुर जी अपने बेटों को ही आवाज देते थे, मगर खाने पीने या फिर किसी और जरूरत के लिए वह मुझे ही बुलाते थे। इस बीच मेरे ससुर से मेरी तभी जान छूटती जब मेरा बच्चा पैदा होता था। मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, क्योंकि हम सब अब तक एक ही घर में रहते थे, मगर अब सभी के बच्चे बड़े हो रहे थे। इसलिए मेरी देवरानियां अपने अपने अलग घर का सपना देखने लगी थी। मैं भी ऐसे में सपने देखने लगी थी, मगर हम भी अपना अलग घर ले लेंगे तो मेरे ससुर से मेरी जान छूट जाएगी, क्योंकि फिर उसका जो भी बेटा यहाँ रहेगा वो अपने पिता की जिम्मेदारी उठा लेगा। लेकिन मेरी देवरानी इस मामले में बहुत चालाक और समझदार निकली और उन्होंने कहा कि वो इस घर में रहने के बजाय अपना अलग घर लेना चाहती हैं। मदन को कोई ऐतराज नहीं था। उसने भी कह दिया कि मैं यहीं इसी घर में रहूंगा। जिसको यहाँ से जाना है वह खुद ही अपने लिए अलग घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि जब तक पिताजी जिंदा है इस घर में से किसी को अपना कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा, और जब पिताजी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं रहेंगे तभी मैं सबको उनका हिस्सा दूंगा। मदन की बात से सबने इत्तेफाक किया, क्योंकि यह घर बहुत छोटा था, मगर इसे 5 हिस्सों में बांटा जाता तो किसी के हिस्से में इतने पैसे नहीं आते जिससे कि नया घर खरीदा जा सके। इसलिए सबने खुद ही अपने अपने इंतजाम किए और अपने घर लेकर अलग हो गए। वैसे तो मेरे ससुर की बहुत सी जमीन थी, मगर वो ऐसे इलाके में थी जहां बस्ती नहीं थी। जमीन भी बिल्कुल बंजर थी, इसलिए ना तो वह मेरे ससुर के काम आई और ना ही उनके बेटों को उससे कोई फायदा हासिल हुआ। इसलिए मेरे ससुर ने उस जमीन को नहीं बेचा था, ये सोचकर कि कभी ना कभी वहां बस्ती जरूर होगी और ये बंजर जमीन सोना उगलेगी। ऐसे में सब देवर अपने अपने घर चले गए और ससुर जी मेरी ही जिम्मेदारी में रहे, और देवरानियों के चले जाने की वजह से मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने पूरे 10 साल अपने ससुर की सेवा की, मगर आखिर में एक दिन मैं उससे इतनी तंग आ गई कि मैंने उससे छुटकारा पाने की सोच ली, क्योंकि ससुर की वजह से मैं भी घर में कैद होकर रह गई थी। मैं अपने ससुर से बहुत तंग थी। मेरी सास तो मर गई, नंदों की शादी कर दी गई और मेरी देवरानियां अलग हो गई। ऐसे में मेरे पति ने कहा कि मैं अपने पिता की सेवा करूंगा। मैंने उस वक्त तो लाड़ प्यार में हाँ कह दिया, मगर अब मेरी जान आफत में आ गई थी। ससुर के खाने पीने की वजह से मैं कहीं भी आ जा नहीं सकती थी। एक दिन मैं बहुत ज्यादा तंग हुई तो मैंने सोचा कि ससुर के खाने में जहर मिला देती हूँ, ताकि मेरा इनसे पीछा छूट जाए, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। मैंने दोपहर में ससुर के लिए दलिया बनाया और उसमें जहर मिला दिया और खाना उनके कमरे में ले जाकर रख दिया। मैंने सोचा कि यह बूढ़ा अब हमारे किस काम आएगा। अभी इस बात को 1 घंटा ही हुआ था कि मेरे पति का फोन आया और उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मैं ससुर के कमरे की तरफ भागी, क्योंकि मेरे ससुर की वह जमीन जो कि एक दूसरे इलाके में थी, वह इलाका सरकार की तवज्जो देने से आबाद हो गया और हमारी उन जमीनों को आबाद करने के लिए मेरे ससुर के दस्तखत की जरूरत थी। ये सुनकर मैं घबरा गई और मैं जल्दी से ससुर के कमरे में गई। सामने का मंजर देखकर मैंने सुकून की सांस भरी, क्योंकि मेरे ससुर अभी तक सो रहे थे और वह दलिया जिसमें जहर मिला हुआ था वह अभी भी प्लेट में ही रखा हुआ था। और इस तरह से अगले दिन ही मेरे पति ने मेरे ससुर से दस्तखत करवा लिए। वह जमीन गवर्नमेंट ने खरीद ली और यूं हमें घर बैठे बिठाए लाखों रुपए मिल गए। अब मैं अपने ससुर की दिलो जान से सेवा करती हूँ। आज मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि वाकई हमारे बुजुर्ग हमारे लिए किसी हीरे से कम नहीं होते, इसलिए जितना हो सके उनकी सेवा करिए। वैसे साथियों, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सिर्फ रुपये पैसों की खातिर ही हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, या फिर निस्वार्थ भाव से? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ साथियों,
यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।